बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकोनॉमिक्स पार्ट 2 के अंदर एक कंपलसरी सब्जेक्ट है इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स के मतलब आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। इकोनोमेट्रिक्स की जो मेन बुक आपने तैयारी करनी है, मेन बुक वो करनी है गुजराती से। गुजराती की मेन बुक है जहाँ से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। अब इसके साथ आप एक लोकल ऑथर को भी ले लें, और उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, आप मलिक ज़ाहिर फरीदी इसकी बुक ले लें। मलिक ज़ाहिर फरीदी की जो है वो आप इसके लिए बुक ले लें। ये एक तरह की समरी है, डिटेल टॉपिक जो है वो आप गुजराती से पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करें, और उसके बाद फिर आप एक समरी टाइप कंसाइज जो है जो स्टडी वो मलिक ज़ाहिर फरीदी से जो है आप ले सकते हैं। दोनों को मिला के फिर जो है वो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। ठीक है, अच्छा चलें जी, ये थोड़ा सा मैं मज़ीद आप लोगों को पढ़ाता चलूँ, बताता चलूँ। इसमें जो आएगा फर्स्ट चैप्टर आ जाता है इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर आप पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स है क्या, गोल ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, इसके क्या पर्पज़ हैं, इसके क्या यूज़फुलनेस हैं। फिर रिलेशनशिप आ जाता है बिटवीन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। फिर मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स आ जाता है। फिर टाइप्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स आ जाता है, टेक्निक्स ऑफ मॉडल बिल्डिंग सिंगल इक्वेशन। दो चीज़ें जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद इसको रीड करें। पहले नंबर पे ये जो इकोनोमेट्रिक्स है क्या, ठीक है, इकोनोमेट्रिक्स क्या, बेसिकली 3 किताबों का मजमूआ, स्टैट, मैथ और इकोनॉमिक्स, इन तीनों को इकट्ठा किया जाए तो जो स्टडी आपके सामने आती है वो इकोनोमेट्रिक्स स्टडी है। या यूँ कह लें कि इकोनॉमिक्स के जो लॉ हैं, इकोनॉमिक्स के जो लॉ हैं वो आप समझें मैथमेटिकल की मदद से, मैथ की मदद से, स्टैट की मदद से। तीसरी बात, इकोनॉमिक्स का क्वांटिटेटिवली अगर आप एनालिसिस करें, आपने ये तो कह दिया कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होती है। अब कितनी डिमांड कम होती है ये एक एनालिसिस आ जाता है क्वांटिटेटिव। अब कितनी कम होती है ये आपको इकोनोमेट्रिक्स बताती है, यानी कि जो लॉ हैं इकोनॉमिक्स के उनको मैथमेटिकली तरीके से, स्टैटिस्टिकली तरीके से उस पर प्रोसेस करके उन लॉज के ऊपर जब एक क्वांटिटेटिव फिगर सामने लाई जाती है तो वो जो स्टडी कहलाएगी उसको हम बोलेंगे इकोनोमेट्रिक्स। ठीक है, देखिए जी, ये 3 डेफिनेशन इसमें दी हुई हैं। एक डेफिनेशन को थर्ड पे, इकोनोमेट्रिक्स में बी डिफाइंड एज द सोशल साइंस, कि ये एक सोशल साइंस इन विच द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिक्स and statistical inference are applied to analysis of economic phenomena, जो इकोनॉमिक फेनोमिना है, थ्योरी है, उसको समझने के लिए। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद आ जाए जी गोल, इसके क्या गोल हैं। पहले नंबर पे आ जाता है टेस्टिंग इकोनॉमिक थ्योरी, जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसको टेस्ट करना। In the earlier stages of the development of economic theory, economists formulated the basic principles of the functioning of economic system using variable exposition and मतलब पहले जो इकोनॉमिक्स थी वो उसके ऊपर क्या करते थे इकोनॉमिस्ट, इस तरीके से फार्मूलेट करते थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम using variable exposition and applying
डिडक्शन प्रोसीजर, इकोनॉमिक थ्योरी दस developed in as abstract level were not tested against economic reality. In other words, दूसरे लफ्ज़ में no attempt was made to examine whether the theories explain adequately the actual economic behavior of individual. पहले ये नहीं टेस्ट किया जाता था ये जो थ्योरी है ये वाकई जो एक इकोनॉमिक बिहेवियर है इंडिविजुअल का वो बताती है कि नहीं बताती। इकोनोमेट्रिक्स एम, क्या इसका एम है? प्राइमरली बुनियादी तौर पे एट द वेरिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसको वेरीफाई करना है कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हुई, इसको वेरीफाई करना है। इन दिस केस वी से दैट द पर्पस ऑफ रिसर्च इज एनालिसिस ऑब्टेनिंग एम्पिरिकल एविडेंस। ठीक है, अच्छा दूसरे नंबर पे आ जाता है, बी पे आ जाता है पॉलिसी मेकिंग। अब इसका दूसरा मकसद पॉलिसी बनाना, उसके अंदर भी हेल्पफुल साबित होता है। जब आपको पता चल जाता है कि प्राइस चेंज होने पे डिमांड में इतना इम्पैक्ट आएगा तो फिर आप उसको मद्देनज़र रखते हुए एक डिमांड पॉलिसी तैयार की जाएगी। इन मैनी केसेस we apply the various econometric techniques in order to obtain reliable estimate of the individual coefficient of economic relationship, for which we may evaluate elasticities or other parameters of economic theory such as multiplier technique। इसको अच्छा फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग क्या होता है कि आपने प्रीवियस जो रिज़ल्ट है, पास्ट का जो रिज़ल्ट है उसको मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। फ्यूचर के मतलब आप जब कोई चीज़ बताते हैं तो वो फॉरकास्टिंग कहलाती है। इन फार्मुलेटिंग पॉलिसी डिसीजन इट इज़ इसेंशियल टू बी एबल टू फोरकास्ट द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक मैग्नीट्यूड। सच forecasts will enable the policy maker to judge whether it is necessary to take any measures in order to influence the relevant economic। ये उसके बाद आ जाएगी इनकी जो है इनके आपस में रिलेशनशिप। उसके बाद आप आ जाए मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स किस तरीके से काम करती है, इसके ऊपर मेरी पहले भी एक वीडियो पड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने जो है वाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल किया हुआ है। जस्ट मैं आपको एक थोड़ा सा पॉइंट दे रहा हूँ, व्यू दे रहा हूँ। मेथडोलॉजी क्या मतलब, ये इकोनोमेट्रिक्स किस तरीके से काम करती है। ब्रॉडली स्पीकिंग इकोनोमेट्रिक्स एनालिसिस प्रोसीड्स अलोंग द फॉलोइंग लाइन। ये 6 जो है पॉइंट है। पहले नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी एंड हाइपोथेसिस। जो एक थ्योरी है उसकी एक फर्जी स्टेटमेंट बना ली जाती है, उसको बोलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी या हाइपोथेसिस। फिर अगला काम क्या होता है, स्पेसिफिकेशन दी इकोनोमेट्रिक मॉडल। फिर आप इकोनोमेट्रिक मॉडल को मुतय्यन करते हैं। अच्छा ये थ्योरी कैसे, मिसाल के तौर पे आप देखें फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ क्या कहता है, डेट मैन और वीमेन डिस्पोज्ड एज अ रूल, खर्च करते हैं इस रूल के साथ या फिर एवरेज पे, टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन, वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ा लेते हैं। एज देयर इनकम इंक्रीज, जैसे उनकी इनकम बढ़ती है तो उनकी कंजम्पशन भी बढ़ जाती है। इस रूल के ऊपर काम करते हैं। ये केन्स ने जो है कि एक साइकोलॉजिकल लॉ पेश किया था। फिर इसको उसने कहा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, खर्च करने की तरफ जो मुख्तम रुझान है वो क्या होता है, वो 0 से बड़ा होगा और 1 से कम होगा। यानी कि जितनी इनकम बढ़ती है वो सारी की सारी खर्च नहीं होती, उसमें से कुछ पोर्शन आप बचा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर स्पेसिफिकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक, फिर आप एक मॉडल को मुतय्यन करते हैं, बनाते हैं। जिस तरह फिर आप वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने y इक्वल है β1 प्लस β2 x, इसमें y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आ जाए। β2 जो है ये स्लोप है जो आपको बताती है कि अगर x में चेंज आती है तो कितनी चेंज y पे आएगी, वो स्लोप हमें बताती है। ठीक, इंटरसेप्ट ये होता है
कि ये जो है इसके बगैर, ठीक है, स्लोप अगर नहीं कर जो है, जिस तरह आपने कहा कि ये इनकम बढ़ने पर कंजम्पशन बढ़ गई, तो स्लोप आपको ये बताती है। स्लोप के अंदर हम देखते हैं, फिर इंटरसेप्ट में आप ये देखते हैं, आप कहते हैं कि इसके बगैर भी डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है, इनकम ना भी बढ़े तो फिर भी कंजम्पशन बढ़ती है, वो इंटरसेप्ट में आ जाता है, जो आपने स्टैट के अंदर बड़ा डिटेल्स के साथ किया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे देखें, ये जो है इस तरीके से जो ग्राफ है वो स्लोप शो कर रही है, तो नीचे β1 जो है इंटरसेप्ट है। अच्छा, इसमें यू स्टोकास्टिक एरर या एरर टर्म, मतलब ऐसे वेरिएबल जो आपने नहीं लिए मॉडल में, जो आपको लेने चाहिए थे, जिस वजह से जो एरर आ जाता है वो स्टोकास्टिक एरर कहलाता है। तीसरे नंबर पे एस्टिमेशन, ठीक है जी, एस्टिमेट के आफ्टर स्पेसिफाइंग द इकोनोमेट्रिक मॉडल द नेक्स्ट जॉब ऑफ द इकोनोमेट्रिशियन इज़ टू ऑब्टेन एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर। तो फिर आप डाटा लेते हैं, डाटा लेके फिर आप β1 और β2 की वैल्यूज निकालते हैं, एस्टिमेट करते हैं, फिर आप वेरिफिकेशन करते हैं, और फिर उस वेरिफिकेशन के बाद फिर आप वो जो रिज़ल्ट निकाले थे उसकी मदद से फिर आप फॉरकास्ट करते हैं, ठीक है, फिर उससे से जो है फिर आगे मॉडल वगैरह बनते हैं और पॉलिसी वगैरह मुतय्यन होती है। अब टाइप्स क्या है इकोनोमेट्रिक्स की? दो टाइप्स हैं इकोनोमेट्रिक्स की। एक को हम बोलते हैं थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स, दूसरी को हम बोलते हैं अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स। थ्योरेटिकल क्या कौन सी है? जिसके अंदर सिर्फ आप थ्योरीज बयान करते हैं। थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स इज कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ अप्रोच मेथड फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप। स्पेसिफाइड इकोनोमेट्रिक मॉडल वगैरह आप बताते हैं। अप्लाइड के अंदर क्या है? आप आगे डिसीजन देते हैं, आप आगे जो है ओपिनियन देते हैं कि ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम का ये सलूशन है, तो वो कहलाएगी अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसका बता दिया। ये जो समरी टाइप बुक थी मलिक ज़ाहिर फरीदी की, तो आई होप कि आपको इससे जो है वो काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। इसके बाद अगला चैप्टर आया था रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो है वो अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इसकी काफ़ी समझ आई होगी। जिस चीज़ का आपको ना पता चलता होगा, आप नीचे जो है इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ जो है आप अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप मेरे साथ भी जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मैसेजेस के थ्रू करें, और ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड आप करके मुझसे बात कर सकते हैं। आप लोगों की मज़ीद सहूलत के लिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, जहाँ वीडियोज़ अपलोड होती हैं, तो वहाँ जाके बुक की सूरत में, सब्जेक्ट की सूरत में, पेपर की सूरत में जो है एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, और वहाँ जो है आपको आपकी मुतल्लिका वीडियोज़ भी मिल जाएंगी। आई होप कि ये टाइम जो है वो आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।